रही हूँ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट्स की टॉप 20 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 12। ठीक है, 11 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 12 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 12 पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा 11 पार्ट का रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। और तब तक कुछ और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा पहले हमने जो 11 पार्ट पढ़ा था ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, इतना बार मैंने पिछली क्लास में रिवीजन करा दिया था, फिर उसकी पिछली क्लास में भी रिवीजन करा दिया था। तो आप सब मुझे पहले बताइए कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। पीवाईक्यू की एक वीडियो आज आ जाएगी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का 2024 का पेपर, 2024 का पेपर, उसका आज एक वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा, तो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, न्यू ड्रग होता है हमारा न्यू ड्रग, सॉरी एनडीए होता है हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन। बिल्कुल सही है। अब आप लोग मुझे बताइए एनडीए ये जो आवेदन है, ये जो एप्लीकेशन है, ये हम कौन सी ड्रग्स के लिए देते हैं, किसके लिए ये वाला आवेदन दिया जाता है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है, ये वाला आवेदन कौन सी ड्रग्स के लिए दिया जाता है। एनडीए, यस बिल्कुल सही है। न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये जो आवेदन है, ये ब्रांडेड ड्रग्स के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, ब्रांडेड ड्रग्स के लिए। दूसरा हमने पढ़ा था एएनडीए। बताइए एएनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए एएनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। एएनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। यस, एएनडीए का फुल फॉर्म होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये कौन सी ड्रग्स के लिए होता है। एब्रीविएशन नहीं लिखना है किसी को भी, एब्रीविएटेड लिखना है। ठीक है, ये कौन सी ड्रग्स के लिए होता है, कौन सी ड्रग्स के लिए होता है ये होता है आपकी जेनेरिक ड्रग्स, या फिर आप जेनेरिक मेडिसिन भी लिख सकते हो, जेनेरिक ड्रग्स। ठीक है, अब जब हम ये पढ़ चुके थे, तो उसके बाद हमने पढ़ा था जब हमको एनडीए यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन का आवेदन देना होता है, तब हमें कौन कौन सी चीजें जमा करनी पड़ती है। इसके हमने कुछ की कंपोनेंट्स देखे थे। तो सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, यानी कि जो हम आवेदक हैं उसकी डिटेल देनी पड़ती है। हमें अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ता है, एड्रेस बताना पड़ता है, किस ड्रग पे हम काम कर रहे हैं उस ड्रग का नाम बताना पड़ता है, कौन से क्लासिफिकेशन में वो आता है वो बताना पड़ता है, उसका पेटेंट इन्फॉर्मेशन हमको देना पड़ता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने देखा कि इसके बाद हमको देनी पड़ती है उसकी सीएमसी की इन्फॉर्मेशन। सीएमसी होता है केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि ड्रग का केमिकल नेचर की पूरी जानकारी। आपके ड्रग फॉर्मुलेशन में कौन कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बताना पड़ता है, आपके ड्रग में कौन कौन सा इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बताना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग आप किस तरीके से करोगे वो बताना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बताना पड़ते हैं। उमेश जी, आप मुझसे कह रहे हैं कि समय पर क्लास लिया कीजिए। मेरे से ज्यादा कोई शायद ही समय पे क्लास लेता होगा, ऐसा मुझे लगता है ना। अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैम समय पर क्लास लिया कीजिए और डेली लिया कीजिए, तो ये शायद आप गलत टीचर से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा टाइम पर शायद ही कोई आता होगा, क्योंकि सबको शायद सब लोग अपना कॉलेज भी मैनेज कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, जॉब भी मैनेज कर रहे हैं। मैं तो अपना काम छोड़ के पहले क्लास पे आती हूँ, क्योंकि मेरा पीछे का शेड्यूल बिगड़ जाता है ना। तो क्लास तो मेरी हमेशा समय पे ही रहती है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबी क्लास रहती है कि आपको रिवीजन का समय नहीं मिल पाता। ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट की होती है, नहीं तो 35 से 40 मिनट तक की मेरी क्लास होती है ना। जो 1 घंटे की क्लास है उसमें जो 20 मिनट बचता है उसमें रिवीजन कर सकते हो, उसके बाद मेरी 3:30 बजे की क्लास होती है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये सेंटेंस आपका मेरे लिए परफेक्ट बैठ रहा है, जो आप शुरू से ही कह रहे हो। मैंने शुरू से आपको जवाब नहीं दिया, बट अभी आपने इतना बड़ा मैसेज टाइप किया, तो उसके लिए मैंने आपको जवाब दिया। तो केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल्स की इंफॉर्मेशन हम देते हैं।
ठीक है। थर्ड हम देते हैं हमारी इंफॉर्मेशन प्री क्लिनिकल स्टडीज के बारे में, यानी कि एनिमल स्टडीज के बारे में, जो भी हमने एनिमल्स पे स्टडी करी है। टॉक्सिसिटी स्टडी जो आई हमारी, फार्माकोकाइनेटिक्स जो हमारी स्टडी आई, जो हमारी फार्माको डायनामिक स्टडी आई, मतलब एनिमल्स पे हमने अपनी जो न्यू ड्रग को पूरा ट्राई करा, उसका पूरा एब्जॉर्प्शन जो निकला, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जिसको हम शॉर्ट में एडीएम ही कहते हैं, आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। वो जो पूरा डाटा आता है ना ब्रांडेड ड्रग का, तो वो पूरा का पूरा डाटा हमको न्यू ड्रग एप्लीकेशन में जमा करना पड़ता है। ठीक है। जब टॉप 20 हो जाएंगे उसके बाद टॉप 50 पढ़ेंगे, 2 क्लासेस और है टॉप 20 की, उसके बाद टॉप 50 पढ़ेंगे शक्ति जी। एनिमल डाटा के बाद हमको देना होता है ह्यूमन डाटा, यानी कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा, जिसमें हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडीज के दौरान जो भी हमारे रिपोर्ट आई है, जैसे कि हमारी ड्रग कितनी इफेक्टिव है वो डाटा जमा करते हैं, हमारी ड्रग कितनी सेफ है वो जमा करते हैं। ठीक है, ये है हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होता है, तो अभी सबने बताया मुझे कि एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है, जेनेरिक ड्रग के जब हमको अप्रूवल चाहिए होता है तो उसके आवेदन के लिए हम देते हैं। ठीक है, इसमें हम वो जेनेरिक वर्जन लाते हैं ड्रग का जिसका ब्रांडेड नाम ऑलरेडी मार्केट में है, मतलब जब ब्रांड ड्रग का पेटेंट खत्म होता है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी ड्रग का जेनेरिक वर्जन बनाते हैं। अब इसमें हम क्या क्या जरूरी चीजें जमा करते हैं, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे जेनेरिक, देखो इधर मैं एक लाइन बना देती हूँ, ये है जेनेरिक, ये है ब्रांडेड, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ब्रांडेड का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जेनेरिक का भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पैरासिटामोल और एस्प्रिन का एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी ब्रांडेड ड्रग पैरासिटामोल है तो जेनेरिक भी पैरासिटामोल होनी चाहिए। फिर आती है सेम डोज की बात, है ना। अगर आपका ब्रांडेड ड्रग टैबलेट है तो जेनेरिक भी टैबलेट होना चाहिए। अगर आपका ब्रांडेड ड्रग का रूट ओरल है तो आपका जेनेरिक का रूट भी ओरल होना चाहिए। यही सब आगे भी हमने पॉइंट्स में पढ़ा। देखो, सेम डोजेज फॉर्म होना चाहिए, सेम स्ट्रेंथ होना चाहिए, यानी अगर ब्रांडेड 500 mg है तो जेनेरिक भी 500 mg ही होना चाहिए, है ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होना चाहिए। ये सारी चीजें देखी जाती है ANDA यानी कि एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन में। अब हम जेनेरिक में सबसे ज्यादा देखते हैं बायो इक्विवेलेंस डाटा। अरे सौरभ जी, हम रिवाइज ही कर रहे हैं, ये पिछली क्लास है ना, उसको हम रिवाइज ही कर रहे हैं। मैं कुछ अभी नया पढ़ाया ही नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगी, तो पिछली क्लास का मैं रिवाइज कर रही हूँ। इस रिवीजन को भी एक बार और रिवाइज कराऊंगी तो आज नया क्या पढ़ाऊंगी, है ना। तो जेनेरिक में हम देखते हैं बायो इक्विवेलेंस डाटा। ब्रांडेड ड्रग्स में हम क्या देखते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल स्टडीज। जेनेरिक में हम क्या देखते हैं, बायो इक्विवेलेंस डाटा, यानी कि बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। बायो इक्विवेलेंस स्टडी में क्या होता है, इट शोज दैट जेनेरिक ड्रग वर्क्स द सेम एज द ब्रांडेड ड्रग। बायो इक्विवेलेंस स्टडी में ये देखा जाता है कि जेनेरिक ड्रग जो है बिल्कुल ब्रांडेड ड्रग जैसा ही काम कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे लेबलिंग, जैसे इंडिकेशंस ब्रांडेड ड्रग पे हैं, बिल्कुल जेनेरिक पे भी वैसा ही रहता है। ये पूरा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एनडीए के बारे में और ANDA के बारे में। ठीक है, हाँ सौरभ कुमार ही बोला मैंने ऐसे सौरभ कनौजिया तो बोला ही नहीं। चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉप 20 का पार्ट 12। बहुत इजी क्वेश्चन है आज का, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के साथ, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है, गिव अ डिटेल नोट ऑन गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज। क्या पूछा गया है, डिटेल नोट ऑन गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज। अब गवर्नमेंट का मतलब तो आप सबको पता है, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकारी। ठीक है, फार्मा मतलब फार्मेसी से रिलेटेड। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज का मतलब होता है जिनका नियंत्रण होता है, ठीक है, जिनका कंट्रोल होता है, उनको रेगुलेटरी बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कमेंट करते जा रहे हो तुम लोग, अब कैमरे में क्या दिक्कत आ रही है, आज तो बिल्कुल नहीं अटक रहा, ना ही ब्लैक स्क्रीन हो रही है, ना ही आवाज अटक रही है। क्या दिक्कत आ रही है कैमरे में आज,
कमेंट ऑफ करने पड़ेंगे, ये तो पढ़ाने नहीं रुके तो। नहीं, कल क्लास नहीं ली थी, कल ये सब ठीक कराने में ही थोड़ा टाइम चला गया था, माइक वगैरह कैमरा वगैरह। चलो टैड ऑफ करेंगे और बहुत इजी सा सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पढ़ना है गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, यानी कि ऐसी सरकारी फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में जिनका हमारे इंडिया में नियंत्रण रहता है। किस चीजों पे नियंत्रण रहेगा? जो भी ड्रग्स हमारी न्यू बनेंगी, ठीक है, जो भी हमारे मेडिकल डिवाइसेस न्यू बनेंगे, तो हमारी, आपको अगर पता हो तो सबसे इम्पोर्टेंट मेन रेगुलेटरी बॉडी जो है इंडिया की वो है सीडीएससीओ, है ना। इसके बारे में अकेले भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सीडीएससीओ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज फिर से पढ़ रहे हैं। सीडीएससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू करते हैं सीडीएससीओ के बारे में। तो सबसे पहले हम सीडीएससीओ का फुल फॉर्म देखेंगे। सीडीएससीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सब आप मतलब समझते हैं, संस्था, ठीक है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, ठीक है। केंद्रीय लेवल पे जो संस्था होती है जो ड्रग के स्टैंडर्ड को कंट्रोल करती है। अब ड्रग का स्टैंडर्ड मतलब ड्रग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ड्रग की प्यूरिटी सही होनी चाहिए, ड्रग में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो इसको कहा जाता है ड्रग का स्टैंडर्ड। तो ड्रग का स्टैंडर्ड कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा जाता है सीडीएससीओ। ये हमारी इंडिया की मेन रेगुलेटरी बॉडी है। अगर हमें इंडिया में कोई भी न्यू ड्रग का अप्रूवल चाहिए, अगर हमें न्यू ड्रग को मार्केट करना है, कोई न्यू मेडिकल डिवाइस को मार्केट करना है, ठीक है, हम किसी न्यू ड्रग को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये सब हमको तभी कर सकते हैं जब हमें अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल किसका मिल जाएगा? सीडीएससीओ का। जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया एनडीए के बारे में, एएनडीए के बारे में। तो वो जो दोनों आवेदन है वो किसके दिए जाते हैं? वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिए जाते हैं। और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सीडीएससीओ। ऐसी चीजों को जोड़ के पढ़ना है तभी याद रख पाओगे, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में सीडीएससीओ कहते हैं, इट इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये हमारी राष्ट्रीय लेवल की रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। वर्क्स अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको पूरा याद नहीं होता है तो आप इसको कट भी कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो सीडीएससीओ जो है एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो किसके अंदर काम करती है? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है, जिसको शॉर्ट में एमएचएफडब्ल्यू कहा जाता है। ये जो आपको साइड में लोगो दिख रहा होगा, बीच में आपका नेशनल एम्बलम दिख रहा होगा जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, ये सीडीएससीओ का लोगो है, ठीक है। सीडीएससीओ जो कि हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये लोगो है, ठीक है। सीडीएससीओ का और अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो सीडीएससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे है? कोटला रोड पे एफडीए भवन में। आप सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस इन द कंट्री। यानी कि हमारे देश में जितनी भी दवाएं बन रही हैं, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन बन रहे हैं, जितने भी चिकित्सा उपकरण बन रहे हैं, इन सब की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी किसके द्वारा सुनिश्चित करी जाती है? सीडीएससीओ द्वारा करी जाती है। बिना सीडीएससीओ के अप्रूवल के कोई भी न्यू ड्रग, कोई भी न्यू मेडिकल डिवाइस, ठीक है, ना ही मार्केट में आ सकता है, चाहे कोई कॉस्मेटिक हो, ना ही इंपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो सीडीएसयू का अप्रूवल बहुत मस्ट है, जरूरी है। जो पिछला हमने पढ़ा एनडीए, जो आवेदन दिया जाता है वो सीडीएसयू को दिया जाता है। जब सीडीएसयू अप्रूवल दे देता है उसी के बाद ही आपकी चीज मार्केट में आ सकती है। फिर हमने पढ़ा एएनडीए जेनेरिक ड्रग्स का, तो उसका अप्रूवल भी सीडीएसयू से लिया जाता है। अगर हम कुछ फंक्शंस देखें सीडीएसयू के, तो क्या क्या इसके फंक्शंस हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैं शुरू से ही बता रही हूँ, जो भी ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस बन रही हैं उनका रेगुलेशन, यानी कि उनपे नियंत्रण। इट अप्रूव्स न्यू ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बिफोर दे आर मार्केटेड इन इंडिया।
मार्केट में आने से पहले जो भी न्यू ड्रग्स हैं, जो भी न्यू मेडिकल डिवाइसेस हैं, उसको जो अप्रूवल देने का काम होता है, जो मान्यता या क्या परमिशन देने का काम होता है, वो सीडीएसयू का होता है। ये यहाँ पे लिखा है, जो भी दवाएं और मेडिकल उपकरण है, उनका जो रेगुलेशन होता है, उनका जो काम है, वो सीडीएसयू का काम होता है। भारत में मार्केट में आने से पहले नई दवाओं और मेडिकल उपकरणों की मंजूरी देता है कौन? सीडीएसयू। इसका यही मेन काम। दूसरा है लाइसेंस देना, स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराना। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ड्रग का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? तो इट सेट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। हमारे भारत में किस स्टैंडर्ड की ड्रग आएगी, हमारे भारत में जो मेडिकल डिवाइस आएगा उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, हमारे भारत में जो भी कॉस्मेटिक्स बिकेंगे उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या लेवल होगा, ये डिसाइड किया जाता है सीडीएसयू द्वारा। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन हम पढ़ते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल। सीडीएसयू ग्रांट्स परमिशन फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर सीडीएसयू ने परमिशन नहीं दी क्लिनिकल ट्रायल करने की, तो आप क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते। सीडीएसयू ही जो है परमिशन देता है क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने की, है ना। क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति सीडीएसयू द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है इट मॉनिटर्स ड्रग एडवर्स रिएक्शंस एंड इंश्योर्स ड्रग सेफ्टी। अब आपने क्लिनिकल ट्रायल्स तो कर लिए, तब आपकी ड्रग जो थी बिल्कुल सेफ थी, इफेक्टिव थी, लेकिन जैसे ही मार्केट में आई आपकी ड्रग तो बहुत ज्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दिखने लगी, जिसको कि हम एडीआर कहते हैं। तो ये जो एडीआर है इसकी निगरानी कौन करता है? इसकी निगरानी करता है एक डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। तो इस फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल कौन करता है? सीडीएसयू करता है। इसके बाद आते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो जो भी ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस का इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको नियंत्रित भी सीडीएसयू द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे हम अगर इसका कंपोजिशन देखें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप आंसर बड़ा बनाना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो कि सीडीएसयू का जो हेड होते हैं वो ड्रग कंट्रोलर जनरल होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में होता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, वैसे आपको पीडीएफ में क्लियर दिखेगा। ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में होता है, या फिर न्यू दिल्ली में है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसके जो जोनल ऑफिस है, 6 जोनल ऑफिस है इसके। जोनल ऑफिस जो है 6 जोनल ऑफिस है। सब जोनल ऑफिस जो है इसके 7 है, और पोर्ट और एयरपोर्ट ऑफिस हम 13 है, और लेबोरेटरीज जो है इसकी 7 है। ये वाला नंबर जरूर याद रखना कि सीडीएसयू की जो लेबोरेटरीज हैं वो 7 लेबोरेटरीज हैं। ठीक है। और कहाँ पे भी है? मेनली सीडीएल कोलकाता में है, ठीक है, सीडीएल मुंबई में है, सीडीएल चेन्नई में है, सीडीएल आरडीटीएल चंडीगढ़ में है, आरडीटीएल गुवाहाटी में, कोलकाता में, हैदराबाद में और चेन्नई में। ठीक है। नाम सारे याद नहीं होंगे, मुश्किल है, इसलिए आप ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो कि ऊपर लिख दो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। नीचे आप लिख दो हेडक्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली में है, जोनल ऑफिस लिख दो 6 है, सब जोनल ऑफिस 7 है, पोर्ट और एयरपोर्ट ऑफिस 13 है, और लेबोरेटरीज हैं 7। तो ये है आपके सीडीएससीओ का कंपोजिशन, जिसमें इतने मेंबर्स होते हैं। ये आपको हिंदी में भी है, अगर जिसको हिंदी में पढ़ना इजी लग रहा हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली रेगुलेटरी अथॉरिटी सीडीएससीओ के बारे में। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी। वैसे कभी कभी अकेले सीडीएससीओ पे भी क्वेश्चन आता है, तो आप ये लिख सकते हो। और अगर गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज पे आता है तो कम से कम आपको 2 के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा। एक आप लिखोगे सीडीएसयू के बारे में, और दूसरा आप लिखोगे आईपीसी के बारे में। ठीक है। दूसरा आप किसके बारे में लिखोगे? दूसरा आप लिखोगे आईपीसी के बारे में। स्लाइड कट रहा था, अभी ठीक है? पीडीएफ में आपको एकदम क्लियर दिखेगा, तो मैंने जूम किया ना, इसलिए कट रहा था। आप चाहो तो इसको एग्जाम में लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिखो, चलेगा।
गरिमा जी, आपको लॉ एंड एथिक्स के शॉर्ट में नोट्स बनाने पड़ेंगे और उसको एग्जाम्स के पहले एक दिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये लॉ एंड एथिक्स याद हो पाएगा, क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको आपको ज्यादा से ज्यादा समझा दूं। दिख नहीं रहा? अभी तो दिख रहा है, मैंने तो छोटा कर दिया, दिख रहा होगा। पीसीआई के बारे में यहाँ पे क्यों लिखोगे? यहाँ पे जब सीडीएसयू के बारे में पूछा गया है, पीसीआई रेगुलेटरी नहीं नहीं, पीसीआई नहीं लिखोगे, पीसीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। पीसीआई कॉलेजेस को अप्रूवल देती है, ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस को नहीं देती है, पीसीआई नहीं लिख सकते। ये एक और ही तो कर रहे हैं, अभी हमने सीडीएसयू पढ़ा। नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है आईपीसी, आपकी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसका फुल फॉर्म जब मैंने मेरी रील में डाला था तो किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था, वैसे मुझे नहीं पता वो यहाँ का ही रेगुलर स्टूडेंट है या ऐसे ही किसी ने करा था, तो कहा था कि मैम आईपीसी का फुल फॉर्म हम इंडियन पैनल कोड लिख सकते हैं क्या, ऐसा मुझसे पूछा गया था। तो इंडियन पैनल कोड तब आएगा जब हम वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और जब हम लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अगर हमारे फार्मेसी के पेपर में आईपीसी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो हमें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर आया है वो हमारे फार्मेसी से रिलेटेड आया है, हमारी लॉ की पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आया है। ठीक है, चलो, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी इसको शॉर्ट में कहते हैं। इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। ऑटोनॉमस मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो स्व स्व पे निर्भर है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है ना। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे हम सुनते हैं ना कि कोई कोई यूनिवर्सिटी है वो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, मतलब उसका खुद का ही कॉलेज है, खुद की यूनिवर्सिटी है, वो दूसरे किसी यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से आईपीसी जो है वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, जो पूरी तरह से स्वाधीन है। स्व से याद आ रहा था ना, स्वाधीन है ना। which set standards for all drugs that are manufactured, sold and consumed in India. आईपीसी का मेन काम क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो भी ड्रग्स बन रही है, जो भी ड्रग्स बिक रही हैं, जो भी ड्रग्स यूज हो रही है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना। अब ये स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेगी, एक एक को जाके तो बताएगी नहीं, तो ये जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं इसको पब्लिश किया जाता है हमारी ऑफिशियल बुक के अंदर। और हमारी ऑफिशियल बुक क्या है, हमारी ऑफिशियल बुक है इंडियन फार्माकोपिया, ये आप सबको पता होगा, है ना। हमारी ऑफिशियल बुक है हमारी इंडियन फार्माकोपिया आईपी। तो आईपी किसके द्वारा लिखी जाती है, आईपी लिखी जाती है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा। ये क्वेश्चन पिछले साल या पिछले के पिछले साल 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो याद रखना कि इंडियन फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करी जाती है आईपीसी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा। आपको सिर्फ कमीशन आगे लगाना है तो उसका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक ऑटोनोमस संस्थान है जो भारत में बनने वाली, बेचे जाने वाली और इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाओं के लिए स्टैंडर्ड तैयार करती है ना। स्टैंडर्ड का यह सेट इंडियन फार्माकोपिया नाम से पब्लिश किया जाता है। ठीक है, और क्या क्या काम है आईपीसी के, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट काम है इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिकेशन करना, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया का प्रकाशन करना। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम शॉर्ट में आईपी कहते हैं, इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो भी ड्रग्स का स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया से पता चलता है। The latest addition in Indian Pharmacopoeia is 2022। लेटेस्ट एडिशन जो है अब इंडियन फार्माकोपिया का वो 2022 में आया है। आप सभी ने आईपी देखी है, आप सभी ने आईपी देखी है, अपने कॉलेजेस में आईपी देखी है, इंडियन फार्माकोपिया देखा है सबने। किस किस ने इंडियन फार्माकोपिया देखी है, किस किस ने आईपी देखी है। आप सभी ने देखी होगी अगर कॉलेज में गए होगे तो। नहीं देखी, नहीं तभी, है ना। तो आपको यहाँ पे 2022 की जगह जब आपको नोट्स मिलेंगे ना तो उसमें आपको 2026 मिलेगा।
क्योंकि अभी 2026 में लेटेस्ट एडिशन आ चुका है आईपी का, और इसी पे मैंने ग्रिल भी डाली हुई है। हो सकता है पुरानी हो गई हो तो आपने ना देखी हो। आईपी के ऊपर मैंने ग्रिल डाली थी। आईपी जो है अभी लेटेस्ट आई है 2026 में, ठीक है। 10th एडिशन जो है आया था आईपी का 2 जनवरी 2026 को। इसे भी पब्लिश किया गया था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा। इसका मैं एक रील डाल के शॉर्ट वीडियो बना के अभी डाल दूंगी, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया भारत में दवाओं के स्टैंडर्ड की आधिकारिक किताब है। इसका लेटेस्ट एडिशन जो है 2026 में आया है, अभी 2 जनवरी 2026 का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इंडियन फार्माकोपिया तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये इस तरह की एक ऑफिशियल बुक रहती है। मैं आप सबको दिखाती हूँ। वैसे आप सबने देखी होगी, फार्मास्यूटिक्स में ही पढ़ी होगी भैया पिछले साल। जब फार्मास्यूटिक्स हम शुरू करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी में ही हम आईपी देख लेते हैं। ऐसे कैसे नहीं देखी होगी। दिख रहा है सभी को पिक्चर? दिख रही है? ऊपर अलग अलग कलर्स के आईपी दिख रहे होंगे आपको। ये देखो इंडियन फार्माकोपिया दिख रहा होगा, पास में जेपी नड्डा जी दिख रहे होंगे। दिख रहा है ये इंडियन फार्माकोपिया। देखो जब 1996 में आई थी ये इंडियन फार्माकोपिया, तब ये डार्क ब्लू कलर की आई थी। फिर 2007 में जो आई थी इसका कलर ऐसे लाइट ब्लू कलर का कर दिया था, है ना। 2010 में ये इस कलर की आई थी। 2014 में आई थी कुछ मैरून रेड कलर की। 2018 में जो है ये ऑरेंज कलर की आई थी कुछ इंडियन फार्माकोपिया। और अभी अगर मैं आपको लेटेस्ट दिखाऊं, है ना, लेटेस्ट एडिशन दिखाऊं अगर मैं आपको इंडियन फार्माकोपिया का 10th वाला एडिशन, ये है आपका 2026 वाला आईपी। दिख रहा है सबको? ये देखो मेरा भी आपको रील दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये मेरी रील दिख रही है पास में, मैंने इंडियन फार्माकोपिया पे डाली हुई है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, है ना। ये वाली आपको जो इंडियन फार्माकोपिया की मेरी रील दिख रही है इसको आप देख सकते हो। ये ऑरेंज कलर की ये इंडियन फार्माकोपिया है जो 2026 में अभी आई है, ठीक है। चलो आ जाते हैं वापस हमारे कंटेंट पे। चलो ठीक है, तो आईपीसी का मेन काम होता है आईपी को पब्लिश करना। फिर दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम आता है पीवीपीआई। पीवीपीआई मतलब फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। आईपीसी क्या करती है, एक प्रोग्राम चलाती है, उस प्रोग्राम का नाम है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया में होता है कि जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आ रहे हैं उसकी निगरानी करना इस प्रोग्राम का काम होता है। और ये प्रोग्राम कौन रन कराता है, और ये प्रोग्राम रन कराता है आईपीसी, है ना। आईपीसी जितनी भी जानकारी है उसको कलेक्ट करता है, उसका एनालिसिस करता है, फिर देखता है ड्रग कितनी सेफ है, और अगर ड्रग सेफ नहीं है तो उसको कितना ज्यादा इम्प्रूव करना है ताकि वो ड्रग पेशेंट के लिए सेफ तरीके से और मार्केट में आ सकता है ना। भारत का फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम आईपीसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की निगरानी के लिए भारत का फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम चलाता है। यह मरीजों की सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए दवा सुरक्षा डाटा को इकट्ठा करता है और उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, यानी कि आईपीसी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं या आईपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आईपीसी का हेडक्वार्टर है यूपी गाजियाबाद में, यानी कि हमारे इंडिया की यूपी, है ना, गाजियाबाद में मुख्यालय है इसका, गाजियाबाद यूपी भारत में। और मेन अगर ऑथोरिटीज देखें तो इसमें आती है गवर्निंग बॉडी, साइंटिफिक बॉडी और एक्सपर्ट कमिटीज, है ना। गवर्निंग बॉडी का काम होता है जितनी भी पॉलिसी बन रही है उसके डिसीजंस लेना और सारी प्लानिंग करना कि कब हमको आईपी पब्लिश करना है, कैसे हमको डाटा इकट्ठा करना है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का,
साइंटिफिक बॉडी का काम होता है कि जो न्यू आईपी बनने वाली है, ठीक है, तो उसमें दवाओं का क्या स्टैंडर्ड सेट करना है। अब दवाओं का स्टैंडर्ड तो साइंटिस्ट ही सेट करेंगे, तो वो साइंटिफिक बॉडी का काम होता है। ठीक है, तीसरी आती है एक्सपर्ट कमिटी। एक्सपर्ट कमिटी क्या करती है, इसमें ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के होते हैं, मेडिकल फील्ड के होते हैं। तो ये तीनों मिलके आईपीसी की पूरी कमीशन, पूरे मेंबर्स बनाते हैं। ठीक है, टिंकू आपको किससे क्या काम है? आप कब से कमेंट कर रहे हो, कुछ काम है ना, कुछ काम है ना, किससे क्या काम है बेटा आपको? आईपीएस एक मुख्य अधिकारी हम देखते हैं ना, इसमें आती है गवर्निंग बॉडी, वैज्ञानिक निकाय और विशेषज्ञ समितियां। ये तीनों मिलके हमारे आईपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन करती हैं। अरे तो आप अल्तमस जी एक काम करिए, आप हेल्पलाइन नंबर से जो भी आईडी की डिटेल्स रहती हैं वो पूछ लीजिए, और अगर हेल्पलाइन नंबर पे आपको नहीं मिल रहा है तो उदित सर की इंस्टा आईडी है उदित नारायण विश्वकर्मा नाम से, आप उनसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में आज हमने पढ़ा। पहला सीडीएसईओ के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा आईपीसी के बारे में। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। 4 क्वेश्चंस आगे आने वाले 2 या 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे लॉ एंड एथिक्स का टॉप 20 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3:30 बजे कम्युनिटी फार्मेसी की क्लास है। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी की क्लास टाइम से ज्वाइन करें, उसमें भी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे।